नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब देखो एक चीज, देखो एक कहानी बोलते, ठीक है, कहानी नहीं बस एक चीज सुनो। ग्रिगोर जोहान मेंडल ने जो जेनेटिक्स के ऊपर जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कब किया था, 1856 से लेके 1863 तक, ठीक है, 1800 में किया था उन्होंने। लेकिन वो मतलब बाकी साइंटिस्ट से बहुत आगे का सोच रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम में ही सब कुछ जेनेटिक्स का क्या क्या कैसे होता है सब कुछ उन्होंने उस टाइम में ही प्रूव कर दिया, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया, ठीक है, तो वो लोग तो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे ही बोल रहे कैसे हो सकता है। फिर मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल मरने के 16 इयर्स के बाद फिर उनके जो भी लॉ है वो फिर से रीडिस्कवर हुआ। उनके मरने के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, ठीक है। मरने के बाद यार उसकी जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो सब सक्सेस हुआ। कितना दुख भरी कहानी है यार, उस बंदे ने इतना मेहनत किया, उसकी पूरी जिंदगी लगा दी इस चीज के पीछे, और मरने के बाद जाके ये सब रिकॉग्नाइज हुआ, है ना, दुख भरी कहानी है ना। देखो तो 1900 में ये तीन साइंटिस्ट डी ब्रीस, कॉरेंस एंड वॉन, ये क्या है, चियरमर, क्या क्या नाम है यार, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलके मेंडल के जो भी लॉ थे, तीन लॉ, उनको रीडिस्कवर किया, ठीक है। अब देखो एक चीज, वाल्टर सैटर्न एंड थियोडोर बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया था, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। अब देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या, बेसिकली सैटर्न और बोवेरी ने क्या बोला कि इनहेरिटेंस हमें पता है कि जनरेशन से जनरेशन तक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो ये ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है, क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है, डीएनए के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सैटर्न और बोवेरी ने क्या बोला कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पेरेंट्स से चिल्ड्रन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहा है ये क्रोमोसोम के थ्रू हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, समझ में आया। तो इसको एक्सप्लेन किया था सैटर्न एंड बोवेरी ने, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। मॉर्गन को बोला जाता है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है, फ्रूट फ्लाई जो है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। तो बेसिकली है क्या, देखो क्रोमोसोमल थियरी, ऑफ कोर्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमारा जीन कैरी करता है कि नहीं, जीन ही तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्रेस करता है। तो जीन होता कहाँ पे है, जीन एक्चुअली है क्या, डीएनए का एक सेगमेंट ही तो है। तो डीएनए के थ्रू मतलब क्रोमोसोम के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। गर्मी है तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मान लेते हैं, बस तुम्हें दिखाने के लिए, बस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है ना, हाँ मुझे पता है। ओके तो मान लो ये फादर है, ठीक है, और ये मदर है, ठीक है। तो मान लो इनका ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और मदर का भी यहाँ पे, यार ये ब्लैक इंक तो एकदम पूरा खत्म हो गया, मुझे थोड़ा सा दूर है दुकान, वहां जाना पड़ेगा, इंक लाना पड़ेगा। तो ये फीमेल का क्रोमोसोम है, ये मेल का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट है। अब यहाँ से गैमेट्स जो बनेगा ये सब कुछ हाफ हो जाएगा, गैमेट्स हाफ हो जाएगा ना, हैप्लॉइड होता है गैमेट्स। तो यहाँ से एक आ गया, 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 4 हैप्लॉइड बनेंगे, यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी सेम 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन और ये मिल जाएंगे, देखना कैसे बनते हैं। ये हो गया, ये देखो, तो फादर और मदर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया, रेड और ब्लैक दोनों दिख रहा है ना, रुको मैं देख लेती हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। सो यही है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जनरेशन में। और इसको सैटर्न एंड बोवेरी ने एक्सप्लेन किया था, बट मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, वो भी फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ठीक है। ओके अभी हम देख लेते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है, देखो फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है,
ये तो मैंने बोल ही दिया अभी। कौन था? थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला, वो जो क्या बोलते हैं, ग्रास होपर। ओके, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है, दिस इज द स्पीशीज, दिस इज द जीनस। तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इसीलिए उनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा, वो क्रोमोसोमल थ्योरी को एक तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और लिंकेज रिकॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया इन्होंने, ठीक है। सो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को क्यों चूज किया? मेंडल ने जिस तरह से पी प्लांट को चूज किया क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जिसकी वजह से मॉर्गन ने इसको चूज किया, ठीक है। तो क्यों चूज किया? ड्रोसोफिला जो होता है ग्रास होपर, उसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही कम होता है, अराउंड 17 डेज ही ये जिंदा रह सकता है। अगर लाइफ स्पेन कम होगा तो ये 17 दिन के अंदर इसका चाइल्डहुड, इसका एडल्टहुड, इसका बुढ़ापाहुड, है ना, सब कुछ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जॉब लाइफ, सब कुछ इसको 17 दिन के अंदर ही देखना है। तो ये रिप्रोडक्शन भी 17 दिन के अंदर करेगा, है कि नहीं? तो इसमें मोर ब्रीड्स मिलेंगे, है कि नहीं? मतलब ज्यादा से ज्यादा ये रिप्रोड्यूस करेंगे, 17 दिन के अंदर ही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि ये लैब में भी ग्रो हो सकता है आसानी से, ठीक है। और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म, मॉर्फोलॉजी, डाई मतलब दो, मतलब मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, अच्छे से हमें मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सब कैरेक्टर रहने की वजह से, क्योंकि जेनेटिक्स में हमें क्या देखना है, बेसिकली जेनेटिक्स के हम स्टडी कर रहे हैं कि कैरेक्टर ट्रांसफर होना, वही तो हम स्टडी कर रहे हैं। और कैरेक्टर ट्रांसफर हम कब देखेंगे? जब रिप्रोड्यूस होगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, लाइफ स्पेन जिसका कम हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे पाए, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को चुनते हैं, है कि नहीं? तो मॉर्गन ने क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और करके लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और क्रोमोसोमल थ्योरी को उन्होंने क्या किया, प्रूफ किया, ठीक है। समझ में आया? अब देखते हैं हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन होता क्या है बेसिकली। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, चलो। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट होता ही है बहुत सारी। अब देखो, तुम लोग बताओ, तुम लोग का फेवरेट रिश्तेदार कौन है? बताओ, मतलब फेवरेट टॉक्सिक रिश्तेदार कौन है तुम लोग का? बताओ। हर फैमिली में एक टिपिकल टॉक्सिक बुआ होता है कि नहीं? वो हर घर में आग लगाना चाहती है, वो उसका एक्चुअली वो जन्म से अधिकार होता है, उसके जीन्स में वो टॉक्सिसिटी होती है कि दूसरों को चैन से जीने नहीं देंगे। तुम लोग के लाइफ में भी है ना ऐसी एक बुआ? ओके, नहीं है तो अच्छा है, अगर सपोर्टिव है तो और भी अच्छा है यार, बट बुआ लोग अच्छे नहीं होते। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है मैं बताती हूँ, रुको, ठीक है। मान लो, ओके, मान लो एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़की है, ओके, और यहाँ पे एक और लड़की है, मान लो, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं, रिलेट कर पाओगे, अच्छे से देखना, ठीक है। ये एक लड़का है, ओके, आंखें दे देते यार, अंधी तो नहीं होगी। ये एक लड़की है और ये भी एक लड़की है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कजिन्स है, मान लो, ये तीनों के तीनों रिलेटिव्स है, ठीक है। ये जो लड़का है और ये लड़की है, ये आपस में क्या है, ये जो लड़की है ये इसकी मामा की बेटी है और ये इसकी बुआ का लड़का है। समझ में आया? लड़का का मामा की बेटी है ये लड़की और लड़का का मौसी की बेटी है ये लड़की, समझे? इस लड़का का मामा का बेटी ये है और मौसी की बेटी ये है, और इस लड़की की बुआ का लड़का है ये और इस लड़की की मौसी की बेटा है ये। समझ में आया? अब देखो, इन दोनों के बीच में मान लो प्यार है, ठीक है, तो ये दोनों लिंकेज में है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। और इस लड़का और इस लड़की के बीच में है ओनली फ्रेंडशिप, ठीक है, तो लिंकेज कम है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। समझ में आया?
इन दोनों के बीच में प्यार है, ये दोनों कपल है, तो ये दोनों लिंक है आपस में ज्यादा, इन लोगों का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है। धीरे धीरे समझ में आएगा, सुनो। और इन दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है, ठीक है, भाई बहन है, और इन दोनों के बीच में लिंकेज कम है क्योंकि ये दोनों कपल नहीं है, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। अब इस लड़की की जो मम्मी है, मतलब इस लड़का की मौसी, मतलब इस लड़की की बुआ जो बहुत ही टॉक्सिक है, उसको ये सहन नहीं हो रहा कि ये दोनों रिलेशनशिप में रहे। पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या कर रही है, इन दोनों के बीच में आग लगा रही है बुआ, ठीक है, कि ये दोनों अलग हो जाए और अपनी बेटी के साथ सेटिंग हो जाए, ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस बुआ ने क्या किया, इन दोनों के बीच में आग लगाई और इस लड़की को अलग कर दिया और इस लड़का को इस लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया, तो इन दोनों के बीच में लिंकेज ज्यादा हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, लिंकेज कम हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगी। कहानी समझ में आया? अब मैं मेन पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है। ओके, पूरा का पूरा कहानी अच्छा था ना। अब मैं समझाती हूँ कि देखो अल्टीमेटली क्या है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही क्या है, अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दो जीन्स के बीच में। ओके, सो अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रेंडशिप है, लिंकेज कपल है, रिलेशनशिप है। समझ में आया? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस? फॉर एग्जाम्पल ये एक डीएनए है मान लो, ठीक है। सो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या, जीन्स के बीच में अट्रैक्शन। कि जीन जो है, एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स होंगे, ठीक है, वो जीन एक दूसरे के कितने करीब है, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अगर ज्यादा करीब है दैट इज लिंकेज, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो मान लो ये क्रोमोसोम का सेगमेंट है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो जीन है एक ए, यहाँ पे मान लो एक जीन है बी, और यहाँ पे मान लो एक जीन है सी। अब बताओ ए और बी ज्यादा पास है, फिर बी और सी में थोड़ा सा डिस्टेंस है, और सी और ए में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ए बी का क्या होगा, लिंकेज ज्यादा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम है। ओके, बी और सी जो है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और लिंकेज कम है। ए और सी जो है यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है तो लिंकेज कम है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुक्का 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 मिला नहीं तेरा। ओके, अब देखो मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, ठीक है, दैट इज एल्फ्रेड स्टू क्या नाम है, स्टार्ट इवेंट, तो याद रख लो स्टार्ट इवेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एल्फ्रेड स्टार्ट इवेंट, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन डिस्कवर किया, फिर इनके स्टूडेंट ने क्या किया, एल्फ्रेड स्टार्ट इवेंट, वाओ, एल्फ्रेड स्टार्ट इवेंट, प्रेजेंट सर, कैसा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जेनेटिक मैप लाया, ठीक है। तो वही वो जो क्रोमोसोम है, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, क्रोमोसोम में जो जीन्स की पोजीशन है उसको जो हम दिखाते हैं उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मैप। ओके, सो डिस्कवर्ड जेनेटिक मैप। ओके, सो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, मान लो कि एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। मान लो 3 जीन तुम्हें दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और तुम्हारा डाटा ऐसे दिया हुआ है, एक्स वाई के बीच में इस तरह से 20%। अब लिंकेज है या रिकॉम्बिनेशन है वो तुम्हें डाटा का वैल्यू देख के तुम्हें समझ में आएगा। वाई जेड के बीच में है मान लो 40%, ओके, जेड एक्स और जेड, ओके, एक्स और जेड के बीच में है मान लो 70%, ठीक है। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे आंसर में, अब तुम्हें 3 जीन दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच में लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का वैल्यू इतना परसेंट में दिया हुआ है। अब तुम्हें पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में तुम जीन की पोजीशन बताओ, जेनेटिक मैप मतलब दिखाओ, कैसे दिखाओगे।
तो पहले तुम एक क्रोमोसोम बनाओगे। अब क्रोमोसोम प्रॉपर नहीं बनाना है, मतलब ऐसे जेनेटिक मैप हमें दिखाना है इस तरह से, ठीक है। तो ये है हमारा क्रोमोसोम। अब हमें 3 जीन दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। सो मान लो यहाँ पे एक्स है। सबसे पहले तुम्हें एक को, यार ये ब्लैक तो पूरा खत्म हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर से और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो पहले जीन मतलब पहले क्रोमोसोम में कोई एक का, 3 जीन में से किसी एक का पोजीशन तुम सेट करो। मान लो एक्स को सेट किया अभी हमने, ठीक है। एक्स को सेट नहीं करना फिर से, एक्स तो एक्स है, वो गया, वो बाहर में जाए, ठीक है। यहाँ पे सेट कर रहे हो, इसका नाम एक्स है, अब तुम्हारा एक्स नहीं है वो, ठीक है। अब एक्स और वाई के बीच में 20% का गैप है, वाई और जेड के बीच में 40% का, एक्स और जेड के बीच में 70% का। तो सबसे कम इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये दोनों आपस में क्या है, लिंकेज में होंगे। मान लो ये वाई है, देन वाई और जेड में 40% है, इन दोनों के बीच में 20% है, इन दोनों के बीच में 40% है, तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब एक्स और जेड इन दोनों के बीच में 70%, ठीक है। ये 60 होना चाहिए, तभी 40 20 60 आएगा ना। तो ऐसे होगा ना, x और y के बीच में 20% का डिस्टेंस है, y और z के बीच में 40% का डिस्टेंस है, और x और z के बीच में हमारा 60% का डिस्टेंस है, ओके। अब देखो x और y जो है ये दोनों लिंकेज में है, YZ रिकॉम्बिनेशन में है, और x और z जो है वो भी रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो XY का लिंकेज अगर बड़ा हुआ है तो YZ का रिकॉम्बिनेशन घटा, अच्छा ये नहीं, ऐसे नहीं, वो तो दो के बीच में कंपेयर होगा। तो तुम्हें जीन का पोजीशन दिखाना है बस, तो ऐसे दिखाना है, ठीक है। एक्स और वाई थोड़ा पास होगा, YZ थोड़ा दूर होगा, यही है, ठीक है। समझ में आ गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। इंटरेस्टिंग लग रहा है, हो गया। नेक्स्ट पढ़ते, ठीक है। तो देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। पॉली मतलब मैनी, दो से ज्यादा अगर हो तो इंक खत्म हो गया। पॉली मतलब मैनी, ठीक है। दो से ज्यादा जब होता है तो उसको पॉली बोलते हैं, मोनो, बाय एंड पॉली। जेनिक मतलब जीन्स, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर होना। मतलब क्या बोला है कि दो से ज्यादा जीन ट्रांसफर हो रहा है, यही है क्या? हाँ यही है क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि कोई एक ट्रेट, ठीक है, एक ट्रेट, हाँ कैरेक्टर नहीं, कोई एक ट्रेट मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है, हाँ एक ट्रेट मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है। अब मैंने बोला क्या, समझो, वन ट्रेट कैरिड आउट, कैरिड बाय मल्टीपल जीन्स। मतलब क्या है, मान लो ये हमारा प्यारा सा क्रोमोसोम भैया है और ये हमारी प्यारी सी क्रोमोसोम बहना है, ओके ओके। अब देखो कि ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें मान लो ये एक जीन है और इसका सेम पोजीशन में यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक जीन है और इसका यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। सो ये जो जीन है ये मान लो कोई एक कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, दैट इज हाइट, ओके। और ये हाइट जो है वो टॉल वाला हाइट है, ठीक है। तो इसका, चाय दिया है, रुको मैं समझा कर फिर पीऊंगी। और ये जो जीन है ये भी हाइट को कैरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी टॉल वाला है, ठीक है, अलील्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो, सॉरी ये वाला नहीं, हाँ ये वाला तो है ना, हाँ हाँ हाँ, ये वाला नहीं, सॉरी ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 जीन मैंने दिखाया, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पे मैंने 3 जीन को कंसिडर किया, ठीक है। तीनों जीन क्या कर रहा है, हाइट को कैरी कर रहा है कैरेक्टर, और तीनों के पास टॉल वाला ट्रेट है, ठीक है। सो वन ट्रेट जो है वो 3 जीन कैरी कर रहा है। यहाँ पे मान लो इस जीन के पास स्किन कलर, ये है कैरेक्टर और डार्क वाला है, ठीक है, ट्रेट है डार्क। ये तीनों के तीनों ये डार्क वाला शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब या तो इसमें जो है, ठीक है, ये दोनों अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, अच्छा वो छोड़ो, होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग होगा, हाइट का इसका यहाँ पे होगा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मान लो सेम एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम में एक जीन में जो एक कैरेक्टर होगा उसका एक ही ट्रेट होता है, हमें पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, मान लो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसका
इसमें एक जीन है, इसमें इसका एक जीन है, ठीक है। तो ये जीन अगर हाइट को कैरी कर रहा है तो ये जीन भी हाइट को कैरी करेगा। या तो वो दोनों सेम हो सकता है या दोनों रिसेसिव हो सकता है या अलग अलग हो सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ही क्रोमोसोम में ये जो एक ट्रेट है दैट इज टॉल, उसको यहाँ पे सेम क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पे भी मल्टीपल जीन होगा सेम ट्रेट का, तभी तो होमोलोगस बनेंगे। तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें तीनों जीन ओनली टॉल वाला ट्रेट को कैरी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक मतलब ये दोनों होमोलोगस ही है, बट मैंने दो अलग अलग कैरेक्टर को लेके दिखाया। अगर ये दोनों अगर होमोलोगस है तो ऑफ कोर्स ये सेम पोजीशन में यहाँ पे भी टॉल वाले को मतलब कैरी करेंगे। वो ड्वार्फ भी हो सकता है बट हाइट को ही कैरी करेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे मान लो तीन जीन है जो कि स्किन कलर डार्क को कैरी कर रहा है। सो वन ट्रेट नॉट कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर होगा तो डार्क भी हो सकता है या लाइट भी हो सकता है, ठीक है। वन ट्रेट इज कैरिड बाय मल्टीपल जीन, इट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आया? समझ में आया? फिर से बताओ, फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो, आराम से बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? जिसका सेंट्रोमियर का पोजीशन सेम होता है, जिसका आर्म्स का साइज एंड शेप सेम होता है, और जिसका सेम पोजीशन वाले जीन्स सेम कैरेक्टर को कैरी करता है, नॉट सेम ट्रेट, सेम कैरेक्टर को कैरी करता है, और वो ट्रेट अलग अलग हो सकता है। बट मान लो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम का इस तीनों पोजीशन में, इन तीनों पोजीशन में क्या है, कैरेक्टर हाइट को कैरी कर रहा है। तो इस क्रोमोसोम का भी इस तीन पोजीशन में कैरेक्टर हाइट को कैरी करेगा, दूसरे कुछ पोजीशन में स्किन कलर को कैरी करेगा। मैंने यहाँ पे स्किन कलर का एक और एग्जांपल लिया इसलिए यहाँ पे बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये जिस पोजीशन में है स्किन कलर इस पोजीशन में, ऐसा नहीं है, स्किन कलर दूसरे पोजीशन में होगा। मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिखा है दो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो तीन अलग अलग पोजीशन में तीन जीन है और तीनों जीन सेम ट्रेट वाला कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे भी तीन अलग अलग पोजीशन का जो जीन है वो सेम ट्रेट को कैरी कर रहा है। ऐसे ये होता है ना कि यहाँ पे अगर हाइट है तो यहाँ पे हाइट होगा, बट यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर होगा, बट यहाँ पे सेम एक क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग जीन जो है सेम ट्रेट को कैरी कर रहा है। तो वन ट्रेट इज कैरिड बाय मल्टीपल जीन, ठीक है, ऑन वन क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। और प्लियोट्रोपी जो है वो डायरेक्ट इसका उल्टा है, मैं बताती हूँ, रुको। तो अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आ गया ना, क्या है कि ये मैं रफ क्यों कर रही हूँ। वन ट्रेट जो है वो मल्टीपल जीन कैरी करता है, प्लियोट्रोपी उसका उल्टा है। यहाँ पे वन जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रेट को दिखा रहे हैं। कॉल आया है क्या, रुको, नहीं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि वन ट्रेट मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है, और प्लियोट्रोपी मतलब मल्टीपल ट्रेट वन जीन कैरी कर रहा है, समझे। सो यहाँ पे क्या है कि वन जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है दैट इज फिनाइल, थोड़ी देर बाद करेंगे हम, कीटोनूरिया, ठीक है। सो ये किसके लिए होता है, एक एंजाइम है दैट इज फिनाइल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लेना, एलानाइन हाइड्रोजाइलेस, ओके। ये एंजाइम जब कम हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे वन जीन मल्टीपल ट्रेट मतलब मल्टीपल फिनोटाइप, जो ट्रेट होगा वही तो एक्सप्रेस होगा, वही तो फिनोटाइप है अगर डोमिनेटिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे वन जीन मल्टीपल फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, फिनोटाइप लिख देते हैं या ट्रेट्स भी, हाँ, अलग अलग ट्रेट्स होगा, अलग अलग फिनोटाइप्स होगा। एक बीमारी है, डिजीज है फिनाइल कीटोनूरिया बोल के, ये होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोजाइलेस एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो इस एंजाइम की वजह से ये डिजीज होता है। तो ये जो डिजीज है ये एक डिजीज है, तो ये डिजीज एक ही जीन कैरी करेगा, है कि नहीं। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या क्या होगा तुम्हारा, हेयर का पिगमेंटेशन, हेयर एंड स्किन का पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, ओके। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मतलब सोचने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाता है, मतलब इन शॉर्ट आईक्यू कम हो जाता है, समझ में आया। तो
तो यहाँ पे ये प्लियोट्रोपी का कंडीशन कैसे है, ये एक डिजीज है, ठीक है। सो ये एक डिजीज है और एक जीन इसको कैरी कर रहा है, ठीक है। एक जीन है, उसके पास वो बीमार कॉज करने वाला कैपेसिटी है, लेकिन इसके सिम्टम्स अलग अलग है। एक इंसान में हेयर कलर मतलब हेयर का पिगमेंटेशन कम होगा, सफेद हो जाएगा हेयर, स्किन का पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो वन जीन अलग अलग फिनोटाइप शो कर रहे हैं कि नहीं, ये बाहर से दिखेगा ना, हेयर का पिगमेंटेशन कम होना, स्किन का पिगमेंटेशन कम होना, मेंटल रिटार्डेशन होना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब बाहर से दिखेगा हमें, लेकिन जीन तो एक ही है, डिजीज एक ही है। तो ये होता है प्लियोट्रोपी। समझ में आया? नहीं आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि वन ट्रेट को मल्टीपल जीन कैरी कर रहा है, और प्लियोट्रोपी क्या है कि वन जीन मल्टीपल ट्रेट को दिखा रहे, शो कर रहे। समझ में आया? ओके 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 ओके। तो अभी मैं चाय पीती हूँ, तुम लोग जूस वूस पी लो, फिर से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ठीक है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, सो सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक बच्चा हुआ है वो मेल है या फीमेल है, वो हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये ओनली हेटेरोगैमेटिक पेरेंट्स में किया जाता है, ठीक है। हेटेरोगैमेटिक पेरेंट्स मतलब हेटेरो मतलब डिफरेंट, जिसका गैमेट डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब मेल गैमेट भी हो फीमेल गैमेट भी हो, ऐसे पेरेंट मतलब एक फादर हो एक मदर हो, ठीक है। क्योंकि हमने प्लांट में या कुछ कुछ एनिमल में भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां तो एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, होमोगैमेटिक होता है वो, ठीक है। तो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट मतलब जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग गैमेट हो, ठीक है, वहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। सो हेटेरोगैमेटिक पेरेंट्स में दो तरह का क्रोमोसोम होता है, एक होता है ऑटोसोम, ठीक है, और दूसरा होता है एलोसोम। एलोसोम था या एलिसोम था यार, एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ओके। तो ये ऑटोसोम क्या करता है, दो तरह का क्रोमोसोम होता है, मतलब क्या है, मतलब मान लो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, तो गैमीट मतलब क्या है, एक सेल है, गैमीट क्या है, सिंगल सेल है कि नहीं, तो उस सेल में जितने भी क्रोमोसोम होगा, मतलब हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से आधा ही होगा क्रोमोसोम, गैमीट में हैप्लॉयड होता है, तो जितना भी क्रोमोसोम है, जितना भी हो 22 हो 23 हो, जितना भी हो, वहां दो तरह का क्रोमोसोम होगा, एक होगा ऑटोसोम जो बाकी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे कि हाइट, हेयर, कलर, ठीक है, ये सब चीजें डिटरमाइन करेगा, और एक होगा मतलब एक और तरह का क्रोमोसोम होगा दैट इज एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। समझ में आया? हेटेरोगैमेटिक पेरेंट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटोसोम मतलब मान लो तुम्हारे अंदर तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा स्किन कलर कैसा है, तुम्हारा हेयर स्ट्रेट है या कर्ली है, ठीक है, बाकी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिनोटाइप का, वो क्या करता है, ऑटोसोम डिटरमाइन करता है, मतलब ऑटोसोम में जो जीन्स होते हैं वो कैरेक्टर कैरी करता है, और एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम को कैरी करता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, तो मेल हो या फीमेल हो। समझ में आया? तो ऐसे किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम पर्टिकुलरली कुछ कुछ चीजों का देखते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन का देखेंगे कि ह्यूमन में किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, हम डिप्लॉयड है ना, ये हैप्लॉयड हो तुम हैप्लॉयड तो नहीं हो, तो तुम एलियन हो, दूसरे प्लेनेट का हो अगर तुम हैप्लॉयड हो, ठीक है। तो ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन के पर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, पर सेल में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर। यहां से 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है। ह्यूमन में 44 ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर जो होता है मतलब 2 क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो ये जो एलोसोम है यही तो सेक्स डिटरमाइन करेगा, है कि नहीं, ये तो बाकी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कैरी करेगा। ह्यूमन में क्या होता है, जो फीमेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, मतलब उसके पास दो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा, तो फीमेल में जो दो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX, और मेल होता है हेटेरोगैमेटिक, ठीक है, मतलब मेल के पास दो जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक होगा X और एक होगा Y।
समझ में आया? ये मेल का हैप्लॉइड है, मतलब गैमीट है मान लो, ठीक है, सॉरी, ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम है। एक सेल में क्या होगा, दो, ये फीमेल का है, दो XX होगा और मेल में एक एक Y होगा। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट में कोई एक ही आएगा, फीमेल गैमीट में भी कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो फीमेल से तो हमेशा X ही आएगा, मेल से भी अगर X आया तो वो बच्चा होगा लड़की, और अगर मेल से Y आया तो वो बच्चा होगा लड़का, ठीक है। सो XX अगर आया तो वो लड़की होगी, XY अगर आया तो वो लड़का होगा, ठीक है। ये तो पता है छोटे क्लास में क्या आएगा, अगर नहीं भी पता अभी देख लो, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है, मतलब जो ग्रास होपर होता है, उसके पास भी क्या होता है, जो फीमेल होता है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लेकिन हर एक एनिमल में ऐसा नहीं होता कि हमेशा फीमेल ही होमोगैमेटिक होगा, मेल हिट्रोगैमेटिक होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ में क्या होता है कि मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है और जो फीमेल होता है वो हिट्रोगैमेटिक होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन काट दो भी, जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में क्या होता है, जो फीमेल होता है, ठीक है, वो हिट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। वहां पे दो अलग अलग तरह के गैमेट मिलता है, दैट इज Z एंड W, हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। और जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, वहां पे क्या होता है, दो सेम तरह के क्या होता है, गैमेट होता है, ठीक है। समझ में आया? एक और चीज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, वो जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो ग्रास होपर, आई एम सो सॉरी, मेरे पता नहीं मुंह में क्या आ रहा है, वो ग्रास होपर नहीं है, ठीक है। ग्रास होपर तो वो ग्रीन कलर का जो एक इंसेक्ट होता है ना, वो है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वो फ्रूट फ्लाई है, वो मक्खी की तरह होता है, बड़ा मक्खी, ठीक है, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ग्रास होपर अलग होता है। तो ग्रास होपर या अदर इंसेक्ट में क्या होता है यार, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, आई एम सॉरी। ग्रास होपर या फिर अदर इंसेक्ट, इन सब में क्या होता है, जो मेल होता है, यहाँ भी मेल वो होमोगैमेटिक होता है, ठीक है, दैट इज मान लो XX, और जो फीमेल जो होता है, फीमेल जो होता है वो XX होता है, ठीक है, ग्रास होपर या अदर इंसेक्ट में। और जो मेल होता है वहां पे XO होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम होता है, O मतलब एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम होता है, ओके। अब हम हनी बी का देखते हैं, ये थोड़ा सा देखना है ह्यूमन की तरह, ओके। तो ये क्या था, ह्यूमन में फीमेल में XX क्रोमोसोम है और मेल में XY है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी फीमेल में XX है और मेल में XY है, ठीक है। ग्रास होपर या अदर इंसेक्ट में क्या है, फीमेल में XX है और मेल में XO है। O मतलब एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, तो ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और एक क्या देखा हमने, बर्ड्स में जो फीमेल होता है वो हिट्रोगैमेटिक होता है, दैट इज Z और W, और जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, दैट इज Z। अब देखो हनी बी में कैसा होता है, ठीक है, हनी बी जो होता है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है। तो हनी बी में जो मेल हनी बी होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोन, ठीक है, और वो होता है हमारा हैप्लॉइड, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पर सेल में 16 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मतलब 8 पेयर, ठीक है, ओके। पेयर में नहीं होगा, हैप्लॉइड है ना, तो 16 क्रोमोसोम होगा, ठीक है, मतलब 1-1 करके होगा, एक सेल में 1-1 करके होगा, ठीक है। और जो फीमेल होता है, फीमेल दो तरह का होता है, एक होता है क्वीन और एक होता है वर्कर बी, ओके। तो ये वर्कर बी जो होता है ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ये स्टेराइल होता है, और क्वीन जो होता है वो फर्टाइल होता है। तो सिर्फ फीमेल में जो क्वीन होता है वही रिप्रोडक्शन कर सकता है, बट क्वीन इज डिप्लॉयड, ओके। ये पेयर में होता है क्रोमोसोम, और इसके पर सेल में क्या है, 36 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मतलब 16 पेयर, ठीक है, समझे, ओके। समझ में आया? हनी बी में जो मेल हनी बी होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोन, और वो हैप्लॉइड होता है, उसमें पर सेल में 1 सेट क्रोमोसोम, 1 सेट क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम, और 1 पेयर मतलब ऐसे। तो डिप्लॉइड में हमेशा क्रोमोसोम पेयर में रहेगा सेल में, पर सेल में, ठीक है, लेकिन हैप्लॉइड में 1 सेट रहेगा। 1 सेट का मतलब, सेट मतलब यहाँ पे दो नहीं, सेट मतलब 1 क्रोमोसोम, मतलब 2 सिस्टर क्रोमेटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बना है, दैट इज 1 सेट, ठीक है।
सो हैप्लॉइड में क्या है, 16 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फीमेल में एक होता है क्वीन, एक होता है वर्कर बी। वर्कर बी इज स्टेराइल, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। क्वीन जो होता है वो फर्टाइल होता है, तो क्वीन फर्टिलाइजेशन करता है हनी बी में, ठीक है। तो ये जो क्वीन है ये होता है डिप्लॉयड, वर्कर बी भी डिप्लॉयड होता है, तो इसके पास 36 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा हनी बी में, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तब ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है और गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, तो ये करेगा हमारा पार्थेनोजेनेसिस या फिर माइटोसिस। माइटोसिस करके क्या करेगा, हैप्लॉइड गैमीट फॉर्मेशन करेगा, जिसमें 16 क्रोमोसोम ही होगा, ओके। और ये जो क्वीन है ये करेगा हमारा मियोसिस, ओके, क्योंकि इसको हाफ होना है, ठीक है। ये डिप्लॉयड है तो मियोसिस करके ये हैप्लॉइड बनाएगा गैमीट, जिसमें भी 16 क्रोमोसोम होगा, ओके। तो अब ये फीमेल गैमीट में भी 16 क्रोमोसोम है, मेल गैमीट में भी 16 क्रोमोसोम है। अब ये 16 होगा फ्यूज और बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड बना, ठीक है। तो अब ये जो जाइगोट है, अगर ये जाइगोट मेल बनेगा तो ये मियोसिस कर देगा, करके फिर हैप्लॉइड मेल बन जाएगा। अगर ये फीमेल बनेगा तो वो माइटोसिस करके डिप्लॉयड फीमेल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है हनी बी में, समझ में आया। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक हो गया खत्म। ह्यूमन में, वर्कर बी हनी बी में, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन, ओके। चलो देखते हैं मुटाशन। इट्स नॉट मुटाशन, इट्स म्यूटेशन। बताओ FUTURE, फटर क्या होता है, फ्यूचर। वैसे ये मुटाशन नहीं म्यूटेशन होता है, ओके। तो म्यूटेशन क्या है, चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस, ओके। सडन चेंज बोल सकते हो, ओके। म्यूटेशन इट इज द चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस, ठीक है। हमारा DNA का जो सीक्वेंस है उसमें क्या न्यूक्लिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे अच्छे से खाना बन रहा है, इग्नोर दिस साउंड, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो म्यूटेशन क्या होता है, चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस, ठीक है। DNA का जो सीक्वेंस होता है, मतलब मान लो एक DNA है, ये किस चीजों से बना है, दैट इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है, इन सब चीजों से बना है। उसका सीक्वेंस अगर चेंज हो गया, कुछ चेंजेस आ गया उसमें, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो सडनली चेंज आ जाएगा, मतलब मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, उसका बच्चा तो इंसान की तरह होना चाहिए, लेकिन अगर DNA के सीक्वेंस में कुछ भी चेंजेस आए तो बहुत बड़ा एक सडनली एक चेंज आ जाएगा उसका फिनोटाइप में। जो म्यूटेशन होता है ये 2 तरह का होता है, ठीक है। म्यूटेशन 2 तरह का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और एक होता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो कभी कभी कुछ साउंड आते हैं तो इग्नोर करना, हाँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी स्टूडियो नहीं है, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो म्यूटेशन 2 तरह का है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब जो DNA है, DNA के सीक्वेंस में जो चेंजेस है उसी को हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। तो DNA के एक पर्टिकुलर पॉइंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा DNA मान लो, ठीक है, और इसमें और ये एक और DNA है हमारा, क्योंकि चेंजेस दिखाना है ना तो 2 लिखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो ये जो DNA है ये नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, तो ये ACT ये सब क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एडिनाइन, थाइमिन, ग्वानिन ये सब है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इसमें भी ध्यान मत दो, ठीक है। तो ATCGAAT मतलब ऐसे लिख दिया मैंने बस रैंडमली, ठीक है। एक्चुअल में ये सीरीज नहीं है पर ऐसे लिख दिया। तो मान लो ये एक DNA है, ठीक है, इसका ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे ATCGAATC है, मान लो इस T की जगह कुछ और आ गया, ठीक है, ATCGAA, यहाँ पे आ गया हमारा AC, यहाँ पे T की जगह A आ गया, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में चेंजेस हुआ है ना, तो इसी को हम बोल रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, वो जो DNA है उसमें जो सीक्वेंसेस है उसका एक फ्रेम ही उड़ जाता है, गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ, एलिमिनेट मतलब गायब हो जाना, यहाँ पे चेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया ना, एक पॉइंट में कुछ चेंज हो गया है बट एलिमिनेट नहीं हुआ, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, डायरेक्ट एक पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
ये एक, यार इतना क्यों ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, है ना, तुम लोग को समझ में आएगा, स्मार्ट हो। ओके, सो ये है, मैंने यहाँ पे 4 डीएनए बनाए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ऐसे बेसिकली डीएनए ऐसा होता नहीं है, बस एग्जांपल के लिए यार समझ जाओ। तो मान लो यहाँ पे सीक्वेंस है, मैंने जो नोट्स में इंक्लूड किया वही बोलती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। यू आर स्टूडेंट, ओके, यू आर माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट, सो यू आर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस डीएनए का सीक्वेंस है, मतलब यू आर स्टूडेंट से ये डीएनए बना हुआ है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, एक्चुअली यू आर स्टूडेंट नहीं होता डीएनए में, ठीक है। हाँ, तो मान लो यहां से मुझे ये आर जो है, ARE, इसको मुझे एलिमिनेट करना है, इसको गायब कर देना है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन तुम आर्टिफिशियली भी करा सकते हो ना, डीएनए में चेंजेस लाके कुछ और हाइब्रिड बनाना है तुम्हें, वो कर सकते हो। बट जो नेचुरली होता है, कुछ रीजंस की वजह से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो उस वजह से म्यूटेशन आ जाते हैं, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाते हैं। तो मान लो ये आर को अगर मुझे एलिमिनेट करना है, डायरेक्ट गायब कर देना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले ये जो ई है, ARE, आर में से ये ई एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा? UAR, ई तो एलिमिनेट हो गया, स्टूडेंट में से एस इसकी पोजीशन ले लेगा और यहाँ पे ये बाकी का आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ई चला गया, अब आर को ले जाना है, ठीक है। तो आर यहां से एलिमिनेट करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? UAS और एक और आएगा T, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। एक फ्रेम एलिमिनेट हो रहा है और ये इधर से ये शिफ्ट हो रहा है इधर, इसीलिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ओके। तो आर भी गायब हो गया, अब हमें ए को गायब करना है, ठीक है। तो ए मान लो यहां से एलिमिनेट कर दिया, तो UST आ जाएगा यहाँ पे, DENT। तो देखो लास्ट तक आर पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और इधर की पोजीशन चीजें इस तरफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, और इधर जो भी है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे पोजीशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सो म्यूटेशन मतलब डीएनए के सीक्वेंस में सडन चेंज आना, वो 2 तरह का है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ में आ गया क्या क्या होता है? अब ये जो म्यूटेशन है ये बहुत सारे फैक्टर से रिलेटेड है, लाइक केमिकल या फिजिकल फैक्टर हो सकता है, और जिस फैक्टर की वजह से ये म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। नॉनसेंस, जानबूझ के कर रहे। एनीवे, जिस फैक्टर्स की वजह से ये म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारा यूवी रेडिएशन, ठीक है, और भी है एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। यूवी रेडिएशन एक म्यूटाजेन है जो म्यूटेशन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा म्यूटेशन टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। ये ना 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 गोरी, कौन कौन मेरी तरह बेसुरा है बताओ? ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करती हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। सो पेडिग्री एनालिसिस समझना है, उसके बाद क्या क्या डिसऑर्डर है वो समझना है, फिर उन दोनों को हम लिंक करेंगे, ठीक है। तो देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। सो पेडिग्री एक्चुअली में है क्या? पेडिग्री इज बेसिकली, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं, दैट इज फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली ट्री है। अब क्या है उसको एनालाइज करना, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो क्या है, देखो कुछ सिंबल है जो तुम्हें याद रखना है। अगर ये राउंड है, ठीक है, और कलर्ड नहीं है, दैट इज फीमेल, इसका मतलब ये फीमेल है। अगर ये राउंड है और कलर्ड है ऐसे, ठीक है, सो दैट इज ये डिजीज्ड फीमेल है, मतलब इस फीमेल को डिजीज है, ठीक है, डिजीज्ड फीमेल। अगर इसे स्क्वायर है दैट इज मेल, ठीक है। अगर ये मेल जो है, ये स्क्वायर जो है वो कलर्ड है, दैट इज डिजीज्ड मेल, इस मेल को बीमारी है, ओके। अब देखो एक चीज, अगर ऐसा है डायमंड शेप का ऐसा कुछ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स, ठीक है। अनस्पेसिफाइड सेक्स मतलब ये मेल है या फीमेल है वो हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से है, ये मेल है ये फीमेल है, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, मतलब ये मैरिड कपल है, ठीक है, मैरिड है, ये मैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों
के बीच में ऐसे दो लाइन है मेल और फीमेल के बीच में, मतलब ये रिलेटिव्स के बीच में शादी हुई है, कजिन्स के बीच में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या था, सॉरी, कॉन्सेंज्यूनस, ठीक है, कॉन्सेंज्यूनस, नोट्स देख लेना टेलीग्राम में, कॉन्सेंज्यूनस मेटिंग, ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स दे दूंगी, ठीक है। और अगर ऐसा डायमंड शेप का है, उसके अंदर 5 लिखा हुआ है, तो मतलब है 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल के मैटिंग के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जनरेशन आया, वहां पे 5 ऐसे बच्चा पैदा हुआ जो एकदम सेफ है, कोई डिजीज नहीं है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये सिंबल समझ में आया, दिस इज फीमेल, डिजीज्ड फीमेल, मेल, डिजीज्ड मेल, दिस इज अनस्पेसिफाइड सेक्स, ओके। ये है मैरिड कपल, मतलब कजिन्स छोड़ के, दिस इज कजिन के बीच में रिलेशन, मतलब मैरिज, और ये है 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इतना सिंबल तुम्हें समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये एक लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट का मैटिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आया, ठीक है, एक मेल आया, एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, एक और लड़की पैदा हुई, ठीक है। सो इसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, ये फैमिली ट्री को, ये फीमेल और मेल है, पेरेंट है, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्स्ट जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन में 3 बच्चा है, 3 ऑफस्प्रिंग है, एक सेफ मेल है, सेफ सन, सेफ डॉटर, और एक डिजीज डॉटर है। अब इन दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब ये सिबलिंग हो गया ना, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, दैट इज सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सिबलिंग के बीच में तो नहीं होगा, ओके। सो दिस इज फैमिली ट्री, और ये जो सिंबल है, और इसको, इस सिंबल को हम इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड पेडिग्री। इसको हम एनालाइज करते हैं कि फीमेल है, मेल है, फिर ये डिजीज फीमेल आया, सेफ फीमेल आया, सेफ मेल आया, तो यही है एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आया, ये सिंबल ध्यान में रखो, ये पेडिग्री एनालिसिस है। अब हम देखते हैं क्या क्या डिजीज हो सकता है, और फिर ये पेडिग्री और डिजीज को हम लिंक करेंगे। समझ में आया, पेडिग्री देख के हमें बताना है कि कौन सा डिजीज है, तो अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लिया, ओके। अभी हम देखते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जगह होगा कि नहीं इस बोर्ड में पता नहीं, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल हमने ह्यूमन को इंक्लूड किया, ठीक है। ये जो डिजीज वाला पोर्शन है बेसिकली जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है, बॉटनी का नहीं है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक और बात, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने जो नोट्स बनाए वही फॉलो करो, बट मैं जो लेक्चर दे रही हूँ वो लेक्चर सुन के अगर वो नोट्स देखोगे तो ऑफकोर्स सारी चीजें याद आ जाएगी, और अच्छे से, मतलब एक ट्री बन जाएगा, है ना, दिमाग में एक ट्री की तरह सेव हो जाएगा कि इसके बाद ये है, ये है। बट तुम लेक्चर देख के, मेरा नोट्स देख के फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हो, बट ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि रिसेंटली जो नीट का एग्जाम होके गया है, मैंने पेपर देखा है, और बॉटनी का क्वेश्चंस भी मैंने देखा है, वहाँ पे बॉटनी का क्वेश्चंस मतलब मॉडरेट लेवल का है, इतना टफ भी नहीं, इतना इजी भी नहीं, बट मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं, लाइक लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल साइकिल, वहां से जितने क्वेश्चंस मैंने देखा है, आई थिंक मैंने सब कुछ चीजें लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। तो अगर लेक्चर ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे शायद, तो इसीलिए हर चीज ध्यान से सुनना, सुन के एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ओके। सो पढ़ते हैं अभी डिसऑर्डर्स, ठीक है। सो मान लो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमने ह्यूमन को मान लिया ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या है, टोटल 46 क्रोमोसोम है ना, 46 क्रोमोसोम है। यहां से 46 में से हमारा 44 क्रोमोसोम जो है, इसको हम क्या बोल रहे थे, ऑटोसोम बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले हमने देखा ऑटोसोम्स। और 2 क्रोमोसोम जो है, इसको हम बोल रहे थे एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, है कि नहीं। अब ये जो ऑटोसोम है, इसमें अगर कोई डिजीज है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिजीज,
ओके, ऑटोसोमल डिजीज, समझ में आया। और अगर ये सेक्स क्रोमोसोम में कोई डिजीज है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज या फिर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, ठीक है, शॉर्टकट लिख देते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज। ओके, समझ में आया। मतलब हमने तो ह्यूमन को बस इंक्लूड किया है, कुछ अलग ऑर्गेनिज्म भी होगा, ठीक है, तब भी उसके जो ऑटोसोम्स होगा और सेक्स क्रोमोसोम होगा, तो ऑटोसोम में उस जीन में, क्योंकि हम यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ डिजीज नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे, जो डीएनए में डिसऑर्डर है, कुछ डिजीज है, चेंजेस है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम क्रोमोसोम को बोल रहे हैं कि नहीं। जो ऑटोसोम में अगर डिजीज है, उस डिजीज को हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिजीज। सेक्स क्रोमोसोम में अगर कोई डिजीज है, उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज या सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है। अब देखो ऑटोसोमल डिजीज तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम ए से सिंबल लेंगे, ठीक है, ये कुछ सिंबल है जो तुम्हें याद रखना है, ऐसे हम लिखते हैं। तो ऑटोसोमल डिजीज दो तरह का हो सकता है, ठीक है, या तो वो डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज होगा या फिर वो रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज होगा। ओके, तो डोमिनेंट में वो क्या हो सकता है, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये होगा ना डोमिनेंट, कैपिटल ए और स्मॉल। कैपिटल ए है डोमिनेंट, ठीक है, स्मॉल ए है रिसेसिव। तो डोमिनेंट डिजीज क्या क्या होगा, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, और रिसेसिव में स्मॉल ए, ऐसा होगा इसका सिंबल, ठीक है। ऑटोसोमल डिजीज समझ में आया। अब देखो सेक्स लिंक्ड डिजीज जो है, ठीक है, तो फीमेल के पास जो दो क्रोमोसोम है दैट इज XX और मेल के पास है XY, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम है, एक है X क्रोमोसोम, एक है Y क्रोमोसोम। फीमेल के पास दो X है तो दोनों तो सेम ही है ना, और मेल के पास एक X है एक Y है, तो बेसिकली दो अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है ना, एक X क्रोमोसोम है एक Y क्रोमोसोम है, ठीक है। सो यहाँ पे दो तरह का सेक्स है, ठीक है, तो एक है X क्रोमोसोम, तो X क्रोमोसोम में अगर कोई डिजीज है उसको हम बोलेंगे X लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, X लिंक्ड डिजीज, ओके, समझे। और अगर Y क्रोमोसोम में कोई डिजीज है तो उसको हम बोलेंगे Y लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज या फिर Y लिंक्ड डिजीज। समझ में आया, समझ में आया, इतना तक समझ में आया। मैं ये मिटा रही हूँ, ऑटोसोमल डिजीज में मिटा रही हूँ क्योंकि वो जगह चाहिए मुझे। इतना देख लो, समझ में आया है ना, हाँ ओके। समझ में नहीं है तो फिर से रिवाइंड करके देखो, ठीक है, ओके। सो अब देखो सेक्स लिंक डिजीज में जो वाई लिंक डिजीज है, जरा दिमाग लगाओ, वाई लिंक डिजीज क्या ओनली मेल में होगा, फीमेल में ये डिजीज नहीं होगा? क्यों बताओ, क्यों? क्योंकि मेल के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, ओनली मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये जो डिजीज है ये ओनली मेल में होगा और मेल टू मेल ट्रांसफर होगा। ये है वाई लिंक डिजीज, ठीक है। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, और ये मेल जो है वो डिजीज्ड है, तो इसका जो बच्चा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई एक बेटा पैदा हुआ, तो ये बेटा में डिजीज आएगा, बेटी में नहीं आएगा, क्योंकि वाई, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वाई लिंक डिजीज है ये, क्योंकि वाई लिंक डिजीज सिर्फ मेल में होता है और मेल टू मेल ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ओनली मेल के पास ही प्रेजेंट है, तो इसमें जो भी डिजीज होगा वो सिर्फ मेल के पास ही होगा, फीमेल में ट्रांसफर नहीं होगा ये, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं एक्स लिंक डिजीज, ठीक है। ये जो एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है, ये जो एक्स लिंक डिजीज है ये भी दो तरह का है, ठीक है। एक है डोमिनेंट, ओके, और एक है रिसेसिव, ओके। तो एक्स लिंक डिजीज दो तरह का है, एक डोमिनेंट एक्स लिंक डिजीज है और एक रिसेसिव एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। तो पहले हम रिसेसिव वाला देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा देखो, क्रिस क्रॉस होगा। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि रिसेसिव में अगर मेल बीमार है तो मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा, मेल से मेल में ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर फीमेल बीमार है तो फीमेल से मेल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई पेरेंट है, ठीक है, ये फादर है जो डिजीज्ड है, तो यहाँ पे
डॉटर पे जाएगा ये डिजीज, और अगर मदर बीमार है तो ये जो डिजीज है ये सन में जाएगा, ठीक है, ये डॉटर में नहीं जाएगा। तो मेल टू फीमेल ट्रांसफर होता है, फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है। दिस डिजीज कॉल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जो क्रिस क्रॉस शो करता है। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो स्मॉल एक्स ऊपर सी मान लिया, ठीक है, ऐसे सिंबलाइज के लिए, और स्मॉल एक्स सी, क्या ये हो जाएगा रिसेसिव डिसऑर्डर? तो आप देखो फीमेल में क्योंकि दो क्रोमोसोम है, एक्स एक्स है, ठीक है, तो अगर कैपिटल एक्स सी और कैपिटल एक्स सी होगा तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, इग्नोर दैम, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो हमेशा रिसेसिव सिंबल आना चाहिए। तो कैपिटल एक्स को हमने यहाँ पे डोमिनेंट माना और स्मॉल एक्स को हमने रिसेसिव माना, ठीक है। सो अगर कैपिटल एक्स सी आएगा तो ये क्या फीमेल सेफ होगा? फीमेल सेफ होगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पे डोमिनेंट दिखा रहा है, तो ये सेफ है। बट और कैपिटल एक्स सी स्मॉल एक्स सी, ये भी फीमेल क्या है, सेफ है, ओके। बट अगर स्मॉल एक्स सी होगा तो ये फीमेल जो है वो बीमार होगा, डिजीज्ड होगा, ओके। ये तो फीमेल की केस होगी। अब मेल में कैसा होगा? मेल में दो क्रोमोसोम है एक्स वाई, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो अगर कैपिटल एक्स सी और वाई प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या ये सेफ है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्स डोमिनेंट है तो ये सेफ होगा ओवरऑल, ठीक है। वाई भी डोमिनेंट है, ठीक है, तो वाई डोमिनेंट रिसेसिव से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये एक्स लिंक डिजीज है तो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वाई डोमिनेंट है रिसेसिव है, उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। लड़का क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पे स्मॉल एक्स सी और वाई है तो ये डिजीज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एक्स रिसेसिव है। तो ये हो गया हमारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या तुम लोगों को समझ में आया? समझ में आया ना? अब हम डोमिनेंट वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज देखेंगे तो पहले हम फीमेल के केस देख लेते हैं। फीमेल के केस में क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट है तो कैपिटल एक्स से कैपिटल एक्स सी या फिर कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स सी, यहाँ पे ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। स्मॉल एक्स से स्मॉल एक्स से क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, ठीक है। और मेल के केस में क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल एक्स सी और वाई ये भी डिजीज्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्मॉल एक्स सी वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो रिसेसिव वाला सेफ हो जाएगा, और डोमिनेंट अगर एक भी हुआ तो वो डिजीज्ड हो जाएगा। क्योंकि ये एक्स लिंक डिजीज है तो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। और एक्स लिंक रिसेसिव में क्या है, जो रिसेसिव वाला सिंबल है वो होगा तो डिजीज्ड होगा, और अगर वो डोमिनेंट वाला सिंबल है तो वो सेफ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मतलब पेडिग्री का एक फैमिली ट्री दिया होगा, उसको देख के तुम्हें बीमारी बताना है, ठीक है। तो दो एग्जांपल करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो, तो मैंने क्या बोला, पेडिग्री हमने देखा, फिर डिसऑर्डर्स देखा। अब हम दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे कि पेडिग्री को देख के हम डिजीज का पता लगाएंगे कौन सा डिजीज है। तो ये करने से पहले कुछ बातें जान लो, जैसे कि अगर हर जनरेशन में बीमारी प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमेशा डोमिनेंट बीमारी होगा। जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है वो जनरेशन में स्किप नहीं होता है, हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा, एक या दो में। और अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है तो हर जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, इसमें प्रेजेंट है, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में नहीं है डिसऑर्डर। दोनों के दोनों सेफ दिख रहा है ना। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रेजेंट होगा तो वो डोमिनेंट होगा, और अगर कम होगा तो वो रिसेसिव होगा। क्योंकि डोमिनेंट वाला हमेशा क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, तो इसीलिए इसका बीमारी होने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। बट रिसेसिव वाला कभी कभी एक्सप्रेस हो जाता है ना। तो वो हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। मान लो तुम्हारे पेरेंट है, उसमें कोई डिजीज है, फिर तुम लोगों में भी कोई डिजीज आया, ठीक है, फिर तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसमें भी अगर आया, तो ये डोमिनेंट है जो हर जनरेशन में हो रहा है, क्योंकि डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो रहा है और वो हर जनरेशन में जा रहा है।
बट रिसेसिव अगर है, मान लो तुम्हारे पेरेंट में नहीं था बट तुम लोगों में आया बट तुम्हारे बच्चों में नहीं होगा, तो तुम लोगों में कुछ डिफेक्ट की वजह से वो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। सो हमें ये जानने से पहले, ये सब एनालाइज करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर डोमिनेंट बीमारी है तो हर एक जनरेशन में वो दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर रिसेसिव बीमारी है तो हर एक जनरेशन में नहीं होगा, ठीक है। सो हमें पहले क्या पता लगाना है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर वो सारे जनरेशन में प्रेजेंट है बीमारी तो वो डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट में वो एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। वाई लिंक तो होगा ही नहीं, वाई लिंक में डोमिनेंट रिसेसिव कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डोमिनेंट या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। अगर वो बीमारी रिसेसिव है, ठीक है, तो या तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या फिर वो एक्स लिंक रिसेसिव होगा। अगर वो एक्स लिंक रिसेसिव है तो वो क्रिस क्रॉस शो करेगा। समझ में आया? तो ऐसे हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ये सेफ मेल है, ये सेफ फीमेल है कि नहीं? वो सिंबल याद है ना, वो अभी काम आएगा। तो ये है हमारा F1 जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। ये फादर है, ये मदर है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? मैटिंग हुआ और ये आया हमारा सेकेंड जनरेशन, ठीक है। और ये है हमारा थर्ड जनरेशन, ठीक है, F3 फिलियल 3। तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन में बीमारी नहीं है, सेकेंड जनरेशन में बीमारी है, थर्ड जनरेशन में भी बीमारी है। तो एक जनरेशन स्किप हो गया ना, कोई एक भी अगर स्किप हो गया तो मतलब सारे जनरेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो भी डिजीज है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये फीमेल है और ये मेल है। अब ये दोनों, ये इसका ऑफस्प्रिंग नहीं है क्योंकि सिबलिंग के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कोई दूसरा मेल के साथ इसने मैटिंग किया। समझ में आया? तो देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि एक जनरेशन स्किप हो गया तो मतलब ये रिसेसिव डिसऑर्डर ही होगा। तो रिसेसिव में या तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है या फिर वो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है? क्रिस क्रॉस होता है, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पेरेंट्स था वो तो सेफ है दोनों के दोनों, तो वहां पे किसी में तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। और इन दोनों ने भी जब मैटिंग किया, जो थर्ड जनरेशन आई, ये दोनों भी सेफ है। तो यहाँ पे मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल डिजीज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। तो मतलब क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऐसे पता लगाना है। तो ये है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये हम बाद में डिसऑर्डर का नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्मॉल है, स्मॉल है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें मॉड्यूल्स में ये या फिर कुछ और बुक्स में बहुत सारे पेडिग्री मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस करना। जितना पेडिग्री प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारी एनालाइजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और अच्छे से मतलब कम टाइम के अंदर कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये देखो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले देखो कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये भी थर्ड जनरेशन है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के ऑफस्प्रिंग से ये आया है, तो ये भी दोनों ही थर्ड जनरेशन है। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन में फीमेल बीमार है, सेकेंड जनरेशन में भी एक फीमेल एक मेल बीमार है, और थर्ड जनरेशन, ये दोनों थर्ड जनरेशन है क्योंकि इन दोनों की मैटिंग से ये आया है, ये सेकेंड जनरेशन का था। इन दोनों की मैटिंग से ये आया है, ये सेकेंड जनरेशन का था। तो सेकेंड जनरेशन से अगर आया है तो वो थर्ड जनरेशन होगा। इसमें भी बीमारी है, तो हर एक जनरेशन में बीमारी है, तो मतलब ये डोमिनेंट है। ये एक भी जनरेशन स्किप नहीं किया, तो ये डोमिनेंट बीमारी होगा, ठीक है। वाइलिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि मेल टू मेल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये तो वाइलिंग है ही नहीं, ठीक है। और वाइलिंग में डोमिनेंट होता भी नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो भी है। तो डोमिनेंट दो तरह का हो सकता है, या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा या फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, ठीक है। अब अगर रिसेसिव होता तो क्रिस क्रॉस होता तो उससे हमें पता लग जाता, लेकिन डोमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं। तो डोमिनेंट या तो वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, दोनों में से एक होगा। तो हमें दोनों ही चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों हमें चेक करके देखना है, ठीक है। ये डायग्राम ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लेते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, तो क्योंकि ये मेल है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां देख रहे हैं हम, सारे के सारे में डोमिनेंट बीमारियां होगा, जो भी होगा, ऑटोसोमल होगा या एक्स लिंक होगा, डोमिनेंट होगा। तो हम डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये फीमेल है, ठीक है, और डोमिनेंट है तो डिजीज है, तो या तो कैपिटल है, कैपिटल ए होगा, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, ठीक है, ए से हम सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, या तो कैपिटल है स्मॉल ए होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि ये स्मॉल ए होगा। अभी ऐसा क्यों होगा, देखो, क्योंकि ये फीमेल है, और फीमेल यहाँ पे फीमेल मेल एक्स 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 वाई वो हमें मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑटोसोमल हम चेक कर रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं ये हम चेक करेंगे पहले। अगर ये नहीं है तो ऑफ कोर्स एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, फिर वो चेक करेंगे, ठीक है। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी तो हम सिंबल देंगे ए, ठीक है। सो क्योंकि ये डोमिनेंट बीमारी है तो ये फीमेल डिजीज है ना, तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी तो ये डिजीज होगा। लेकिन यहाँ पे मेल जो है वो सेफ है, तो मतलब ये रिसेसिव होगा, तभी तो ये सेफ है, क्योंकि हम डोमिनेंट बीमारियां देख रहे हैं, तो ये अगर सेफ है मतलब इसमें रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इन दोनों में से कौन सा होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ये हम चेक करते हैं इन दोनों में से। यहाँ पे देखो फीमेल है, ठीक है, फीमेल यहाँ पे सेफ लग रहा है, ठीक है, तो या तो वो सेफ स्मॉल ए करके ही होगा, ठीक है, और ये जो मेल है ये डिजीज्ड है, तो डिजीज्ड या तो कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, है कि नहीं। अब देखो अगर हमने इस कैपिटल ए स्मॉल ए को चूज किया, ठीक है, तो इसके साथ अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, ठीक है, स्मॉल ए भी आ सकता है। लेकिन अगर हम इसको ना लेके सिर्फ ये वाला लेंगे, क्योंकि पहले हमें ये पता लगाना है कि ये कैपिटल ए है या कैपिटल ए स्मॉल ए। पहली बार सुन रहे हो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, ये 2-3 बार देखना अगर समझ में नहीं आता, इंटरेस्टिंग है अगर समझ जाओगे तो अगर इस फीमेल में ये वाला जीन प्रेजेंट है, हमें ये सब एज्यूम करना है, एनालाइज करके हमें निकालना है, तो ये क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, यहाँ भी होगा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, लेकिन ये तो यहाँ पे स्मॉल ए है, तो अगर हमने ये चूज किया तो हमेशा कैपिटल ए स्मॉल ए ही आएगा, स्मॉल में आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए वाला डोमिनेंट होगा, समझ में आया। तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आया। अब ये मेल है और ये सेफ है, तो यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए, और ये फीमेल है ये भी सेफ है, तो स्मॉल ए, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो डोमिनेंट अगर होगा तो वो डिजीज्ड हो जाएगा, बट यहाँ पे सेफ है तो रिसेसिव वाला प्रेजेंट है इसमें। ये डिजीज्ड है तो ये क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और ये मेल सेफ है तो स्मॉल ए आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की मैटिंग से ये पैदा होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्मॉल ए है, यहाँ पे भी स्मॉल ए, तो सारे के सारे स्मॉल ए ही होगा, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पे सेफ दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का मैटिंग से ये 3 पैदा हुआ, देखो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए, तो ये जो मेल है ये सेफ दिख रहा है, तो दैट इज स्मॉल ए, और ये कलर्ड फीमेल है तो ये डिजीज्ड है, तो क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज हम चेक करें तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी तो ये डोमिनेंट है, और ये भी सेफ है तो स्मॉल ए आएगा, समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा मिल गया है, तो मतलब ये क्या है, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है, डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज है, ओके, समझ में आया। अगर हम पहले एक्स लिंक ऑटोसोमल चेक करते तो एक्स लिंक में हम यहाँ पे क्या लेते, क्योंकि ये सेफ है तो हम स्मॉल एक्स से लेते हैं, और यहाँ पे हम कैपिटल एक्स से या फिर कैपिटल एक्स से स्मॉल एक्स से लेते, इन दोनों में से एक होता और उसको लेके हम करते, लेकिन उसका मैच नहीं आता, ये जिस तरह से मैच हो गया वो उसका मैच नहीं आता, और अगर मैच नहीं आता तो मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। वो तुम एक्स वाला प्रैक्टिस करके देखना, हाँ, अगर तुम लोगों से नहीं हुआ तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगी, लेकिन तुम लोग पहले प्रैक्टिस करो, ये मुझे पता चलना चाहिए कि तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि नहीं, समझ में आया। ओके, तो अभी हमने ये पेडिग्री एनालिसिस देख लिया, ये अच्छे से समझना, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस करना, और एनसीईआरटी का जो मैंने इसी का एक्स वाला एक्स लिंक डोमिनेंट वाला तुम लोग प्रैक्टिस करना, उसका मैच नहीं आएगा लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में बता देना, ओके। तो अब हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या क्या डिसऑर्डर है, कुछ डिजीज का नाम दिया हुआ है, वो जूलॉजी का पार्ट है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है।
सो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये है क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर उसको बोला जाता है जो सिंगल जीन में म्यूटेशन की वजह से आता है, मतलब एक जीन है सिंगल जीन, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया, इसके वजह से जो डिजीज होता है वो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ऑफ कोर्स क्रोमोसोम में होगा। एग्जांपल हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलासेमिया एटसेट्रा एटसेट्रा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर एंड स्ट्रक्चर चेंज होने पे जो डिजीज होता है वो क्रोमोसोमल, मतलब ये एक क्रोमोसोम है हमारा, इस क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर अगर चेंज हो गया तो जो डिजीज होगा दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और अगर इसमें एक जीन में, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आया तो जो डिजीज होगा दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये भी मेंडल ने डिस्कवर किया था, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो डिस्कवर करता है उसके नाम से हो जाता है। ओके ओके। अब देखो ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है एन्यूप्लॉइडी, एक होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर चेंज होने को ही हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल रहे हैं। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है? जो क्रोमोसोम है उसका नंबर चेंज होना, या तो नंबर बढ़ जाएगा या लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एग्जांपल है। पॉलीप्लॉइडी मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उससे ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये होता है टोटल हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंडेलियन डिसऑर्डर और एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर इतना दिया हुआ है, तो एक एक करके हम अभी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। चलो जल्दी आ जाओ। होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। अब एक चीज देखो, लेक्चर लंबा होता है ऑफ कोर्स क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा है। तो ऐसे देखो लेक्चर की, मान लो अभी तुमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट तक लेक्चर देखा, फिर समझ के फिर वो एनसीईआरटी बरोबर के नोट्स बनाओ, फिर दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करो, ऐसे ब्रेक ले लेके पढ़ाई क्या करो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बना रहता है, क्योंकि ऊपर से अगर तुम प्रेशर में आके कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने तो समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज कामली, स्वीटली, प्यार से पढ़ाई करो, स्वीटली प्यार से पढ़ाई करो। ठीक है, अरे मतलब शांति से पढ़ाई करो, प्यार से पढ़ाई करो क्या होता है? हाँ मतलब पढ़ाई को प्यार करो। ठीक है, ओके। तो पहला जो डिजीज है दैट इज हेमोफीलिया। ठीक है, सो हेमोफीलिया नाम सुन के तुम लोग को क्या लग रहा है? हेमो मतलब क्या है? ब्लड। तो ये ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज होगा, है कि नहीं? सो ये जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लेक्चर देख के ऐसा नहीं एनसीईआरटी स्किप कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बन सकता है ना, तो इसीलिए एनसीईआरटी एक बार या दो बार, मैक्सिमम 2 बार रीड कर लो जेनेटिक्स का। ठीक है, मतलब इरिटेशन हो सकता है पढ़ने के टाइम, बट पेशेंस रख के पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे लिखा हो, पता नहीं बुक्स ऐसे क्यों लिखते हैं लोग, इंटरेस्टिंग बना के लिखना चाहिए ना। ओके, सो ये जो हेमोफीलिया है ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब ये क्रिस क्रॉस दिखाएगा, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल में ट्रांसफर होगा। तो ये डिजीज बेसिकली है क्या? हेमोफीलिया है क्या डिजीज? इसमें क्या होता है, जिन लोगों को ये बीमारी होती है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब ब्लड जब, मतलब कहीं पे अगर तुम्हारा कट लग जाता है तो वहां पे ब्लड जो है वो कुछ टाइम के बाद, ब्लीडिंग होने के बाद वो बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है और उस ब्लड को, मतलब वो जहां पे कट लगा है वहां पे क्लॉट कर देता है, ताकि और डिजीज और ब्लड फ्लो ना हो। ठीक है, सो हेमोफीलिया डिजीज जिसको होता है उसमें बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर ये बीमारी किसी को है तो थोड़ा सा कट अगर लग गया तो वो ब्लड बहता ही जाएगा। ठीक है, खून की नदी बह जाएगी, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, वो डिफेक्ट हो गया तो ऑफ कोर्स ब्लड बहता ही जाएगा ना, वो क्लॉट करने वाला कोई होगा नहीं। सो इसीलिए ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा, क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक्स लिंक्ड है, तो मेल में किस तरह से होगा? या तो वो, क्योंकि हेमोफीलिया है, एच है तो हमने ऊपर एच लिख दिया। ठीक है, कैपिटल एक्स एच और वाई। ठीक है, ये अगर है क्योंकि मेल है तो एक्स वाई होगा, तो सेफ होगा,
वाई डोमिनेंट और रिसेसिव में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सेफ होगा क्योंकि एक्स लिंक है तो एक्स के ऊपर डोमिनेंट रिसेसिव डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर कैपिटल एक्स एच वाई है तो ये सेफ है कि नहीं मेल के केस में। लेकिन अगर स्मॉल एक्स एच वाई है तो ये डिजीज्ड है क्योंकि रिसेसिव है कि नहीं। फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी होगा, कैपिटल एक्स एच तो ये सेफ होगा क्योंकि ये डोमिनेंट वाला सिंबल है। कैपिटल एक्स एच स्मॉल एक्स एच ये भी सेफ होगा क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल एक्स एच है। स्मॉल एक्स एच होगा तभी ये डिजीज्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमोफीलिया, इतना दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। सो नेक्स्ट डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो जाता है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो ये भी ब्लड रिलेटेड डिजीज ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी जेनेटिक के टर्म में इसको बोला जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, हमारा जो ब्लड है आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसका शेप बेसिकली क्या होता है, बाय कॉन्केव डिस्क शेप का होता है कि नहीं। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लड है इसका साइज जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, सिकल टाइप बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। तो अगर आरबीसी का साइज कम हो गया है तो इसमें हीमोग्लोबिन कम स्टोर होगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ब्लड कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता क्यों है, ठीक है। ये एक अल्फा ग्लोबिन चेन और एक बीटा ग्लोबिन चेन होता है। ये सब जूलॉजी, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट जूलॉजी है तो अच्छे से समझ में आएगा, और एमबीबीएस में तो सिर्फ यही बस है। बट एनसीईआरटी में इतना ही दिया है तो मैं इतना बोलती हूँ क्योंकि मुझे जूलॉजी का ज्यादा नॉलेज है नहीं, ओके। बट आई विल ट्राई कि मैं जूलॉजी भी पढ़ाऊंगी कुछ दिन के बाद, रुको। तो यहाँ पे एक अल्फा ग्लोबिन चेन है और एक बीटा ग्लोबिन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, देखो ये सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6th पोजीशन में क्या है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है, VAL, ठीक है। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिकल सेल एनीमिया। शूट करने का टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ओके। बट टाइम होता नहीं क्योंकि मुझे कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स होते इतना काम होता है, ओके। देखते हैं, आई विल मैनेज, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ओके। सो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये जो है ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये क्रिस क्रॉस शो करेगा, शोस क्रिस क्रॉस, ओके। सो ये क्या है बेसिकली डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म का आंखें होता है उसमें, हमारी जो आंखें है उसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेड कलर या फिर ग्रीन कलर का जो कोन होता है वो डिफेक्ट हो जाता है। मतलब इस बीमारी में एक्चुअली उस इंसान को या उस ऑर्गेनिज्म को रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस नजर नहीं आता, मतलब रेड कलर और ग्रीन कलर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो एक्स है और कलर ब्लाइंडनेस तो हम XC मान लेते हैं, ठीक है। सो मेल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रिसेसिव डिसऑर्डर है तो कैपिटल XC और Y है तो ये सेफ होगा, ठीक है। स्मॉल XC अगर Y है तो ये डिजीज्ड होगा, है कि नहीं, ओके। और फीमेल के केस में क्या क्या हो सकता है, कैपिटल XC होगा तो ये सेफ होगा, है कि नहीं। कैपिटल XC स्मॉल XC होगा तब भी वो सेफ होगा क्योंकि डोमिनेंट आ रहा है। स्मॉल XC होगा तभी वो डिजीज्ड होगा क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। सो ये होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो जो रेड कलर और ग्रीन कलर का कोन होता है आंखों में वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ओके। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज PKU दैट इज फिनाइल कीटोनुरिया। ये हम कहाँ पे देख के आए हैं, प्लियोट्रॉपी में। यहाँ पे क्या होता है, जो मल्टीपल ट्रेट्स होता है वो एक जीन कैरी करता है। तो ये बीमारी है क्या, फिनाइल कीटोनुरिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर,
ठीक है। सो बेसिकली स्मॉल होगा। ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे होता क्या है, फिनाइल एलानिन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसको एक एंजाइम होता है दैट इज हाइड्रोजाइलेस। ठीक है, हाइड्रोजाइलेस एक एंजाइम है। इस एंजाइम, ये हाइड्रोजाइलेस एंजाइम इस फिनाइल एलानिन को, ये कंपाउंड है, इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जब ये हाइड्रोजाइलेस एंजाइम कम हो जाता है तब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तब क्या होता है, ये फिनाइल एलानिन का अमाउंट बढ़ जाता है, बढ़ के ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है। ठीक है, बेसिकली IQ कम कर देता है। ठीक है, मतलब सोचने की कैपेसिटी जो है वो कम कर देता है। तो दिमाग धीरे धीरे, ब्रेन जो है धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा ना, अगर सोचने की कैपेसिटी गायब हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं PKU, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिजीज देखते हैं दैट इज थैलासेमिया। सो थैलासेमिया क्या होता है, ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे सब ब्लड डिसऑर्डर ही है, और ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, रिसेसिव डिसऑर्डर, स्मॉल ए। ओके, सो ये भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली होता क्या है थैलासेमिया में, देखो हमारा जो ब्लड सेल होता है दैट इज RBC, रेड ब्लड सेल, उसमें जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला प्रोटीन है दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हेमो मतलब ब्लड। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो प्रोटीन है दैट इज हेमोग्लोबिन। तो जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है, हमारा एक RBC मान लो, उसके अंदर जितना हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है। मतलब ब्लड में बेसिकली RBC में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी भी कम हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि RBC के अंदर हेमोग्लोबिन कम हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलासेमिया बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, स्मॉल ए। ठीक है, अब ये जो थैलासेमिया है ये दो तरह का हो सकता है। ठीक है, दो तरह का हो सकता है, एक होता है अल्फा थैलासेमिया, ओके, एक होता है बीटा थैलासेमिया। ओके, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, मान लो ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 16th क्रोमोसोम। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के जो ब्लड है, ब्लड सेल में ये 16th नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीन है जिसको हम बोल रहे हैं हेमोग्लोबिन A बोल रहे 1, और यहाँ पे एक है हेमोग्लोबिन A2, यहाँ पे एक है हेमोग्लोबिन A3, यहाँ पे एक है हेमोग्लोबिन A4। तो मान लो इस क्रोमोसोम में 4 जीन ऐसा है जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन को कैरी करने वाला कैरेक्टर रख रहा है। तो जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन जीन डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा थैलेसेमिया ज्यादा होगा। यहाँ पे 4 जीन कैरी करता है, 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वहां पे 4 जीन होता है जो हेमोग्लोबिन को कैरी करता है। ठीक है, तो अब देखो, सॉरी, ठीक ही तो है ना, होमो क्या, सॉरी, रुको। मैं भी इंसान हूँ यार, गलती तो मुझसे भी होगा ना। होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना है, ऑफ कोर्स पेयर में रहेगा। क्या बोलती हूँ मैं, पेयर में है ना, ये दोनों प्यार में है, प्यार में है इसीलिए पेयर में है। ठीक है, सो अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है, जो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो इसके सेम पोजीशन में सेम कैरेक्टर कैरी करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। तो इसमें हीमोग्लोबिन A1 है, इसमें हीमोग्लोबिन A2 है, दोनों में। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है, तो टोटल 4 जीन प्रेजेंट है जिसमें क्या है, सेम कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा थैलेसेमिया बढ़ेगा। अगर ये दोनों इफेक्ट हो गया तो थैलेसेमिया बढ़ेगा, अगर ये भी दोनों इफेक्ट हो गया, चारों के चारों इफेक्ट हो गया, तो उतना ज्यादा थैलेसेमिया बढ़ जाएगा। बीटा थैलेसेमिया में क्या होता है, यहाँ पे मान लो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है
और इसके 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होता है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये बीटा है तो हमने HBB हीमोग्लोबिन बी मान लिया, और ये 1 एक ही होता है, ठीक है। तो एक ही पोजीशन में होगा, तो ये अगर इफेक्ट हो गया तो बीटा थैलासेमिया होगा, और जितना ज्यादा इफेक्ट होगा उतना ज्यादा बीटा थैलासेमिया होगा। तो थैलासेमिया बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ठीक है। ओके तो अभी तक हमने जितने भी डिजीज देखा है वो मेंडेलियन डिसऑर्डर था, है ना। तो अभी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एन्यूप्लॉइडी देखेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम देख लेते हैं पहले। सो डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है, इसको लैंगडॉन डाउन नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1866 में फर्स्ट डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनके नाम के अनुसार डाउन सिंड्रोम रखा गया। तो ये ह्यूमन में होता है बीमारी। ये बेसिकली होता क्या है देखो, ठीक है। ह्यूमन के पास क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज 46 क्रोमोसोम। इसमें से 22 पेयर जो होता है वो होता है हमारा ऑटोसोम, और 1 पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 44, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ऑटोसोम के 22 पेयर ऑटोसोम होता है, तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 21st, ठीक है, 21st पेयर जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, समझ में आया। मतलब मान लो ये 23 पेयर है, ये 23 पेयर है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे है ना। ये मेल का है, ये फीमेल का है, 23 पेयर है। तो 21 नंबर का जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 21 पेयर मतलब 44, वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, 1 सेट क्रोमोसोम आता है, 1 सेट, सॉरी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, मतलब वो पेयर में होता है, ठीक है, पेयर में होता है, इसी को हम 1 कंसीडर करेंगे, है ना। 46 तो नहीं सॉरी, 1 पेयर नहीं आएगा, 1 सेट क्रोमोसोम आएगा, मतलब एक क्रोमोसोम आएगा, होमोलोगस नहीं होगा, एक क्रोमोसोम आएगा। तो 21st नंबर का जो पेयर होता है वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, तो यहाँ पे टोटल 45 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 पेयर है 2, मतलब क्या हुआ, टोटल कितने क्रोमोसोम है, 47। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में बेसिकली ऑटोसोम में जो 21st वाला पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, और यहाँ पे ट्राइसोमी कंडीशन हो जाता है, 3, ठीक है, ट्राइसोमी कंडीशन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल ऑटोसोम फिर हो जाता है 44 था पहले, अब 21 पेयर में एक एक्स्ट्रा आ गया 45, और 2 सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाता है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। तो इसके सिम्टम क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, उसमें अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसका क्या होगा, स्मॉल हेड होगा, फिर हार्ट डिजीज भी होगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, फिर उसके जो हाथ है वो थोड़ा सा कर्ल होके रहेगा, ठीक है, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा कम होगा। तो ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। सो डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ये जो लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये ओनली मेल में देखने को मिलता है, ओनली फाउंड इन मेल, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन की बात बोल रहे हैं हम, ठीक है, मेल में देखने को मिलता है। तो मेल के पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम ही है, 23 पेयर्स ही है। तो यहाँ से 44 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है, ठीक है, और XY ये है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम मेल में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मेल में जो फेमिनाइन कैरेक्टर है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, फेमिनिन कैरेक्टर जो है वो इंक्लूड होने लगता है, वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और ये स्टेराइल बन जाते हैं, फिर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो गया, 47 हो गया, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आया, फीमेल क्रोमोसोम, तो इसलिए फीमेल कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो ओनली फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल ये इंसान में मिलता है, ठीक है, इस सारे के सारे डिजीज। तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल के पास भी 44 ऑटोसोम है, और प्लस यहाँ पे X क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम 2। लेकिन यहाँ पे इस सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली एक ही X क्रोमोसोम होता है और XO होता है, मतलब O मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, O मतलब एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम। अगर वो फीमेल में प्रेजेंट है तो एब्सेंस ऑफ X होगा, मेल में XO है तो एब्सेंस ऑफ Y होगा। तो फीमेल टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑटोसोम होता है प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, X होता है, ठीक है, और एक X क्रोमोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये भी स्टेराइल बन जाते हैं, ठीक है, बोथ आर स्टेराइल। ये भी स्टेराइल होता है, फर्टिलाइज नहीं कर सकता, ये भी स्टेराइल होता है,
ठीक है, यहाँ पे फेमिनिन कैरेक्टर कम हो जाता है कि नहीं, समझ में आया? ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिसऑर्डर भी कंप्लीट। यस यस यस, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमने अभी तक क्या क्या देखा बताओ जरा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं एकदम फर्स्ट से। सबसे पहले तो हमने देखा कि उस टर्म का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, हेरिडिटी, जेनेटिक्स एक्चुअली में है क्या, ये हमने देखा। उसके बाद जेनेटिक्स समझने के लिए कुछ टर्म्स हमने देखा, जैसे कि हो गया डीएनए, जीन, अलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है देखा। उसके बाद हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा, पी प्लांट के ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस करके। फिर मेंडल का लॉ देखा, 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब कुछ हमने देखा है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, जेनेटिक मैप। फिर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, ह्यूमन में, हनी बी में, ग्रास होपर, इंसेक्ट, बर्ड्स में किस तरह से होता है। और फिर हमने जेनेटिक डिसऑर्डर देखा। सबसे पहले तो हमने पेडिग्री एनालिसिस देखा, फिर डिसऑर्डर देखा, पेडिग्री और डिसऑर्डर को किस तरह से मर्ज करते हैं और किस तरह से एनालाइज करते हैं वो देखा। और एक होमवर्क भी दिया मैंने तुम्हें, वो भी करना, ठीक है। अगर वो तुम लोग से नहीं होता तो फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर एक एक डिसऑर्डर देखा, जैसे कि हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, और क्या था मैं तो भूल गई, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक था शायद, रुको, हाँ, फिनाइल कीटोनुरिया। तो ये सब कुछ हमने देखा। तो जेनेटिक्स का जो बेस है तुम्हारा, अगर हायर स्टडी करना है, बॉटनी में ग्रेजुएशन भी करना है, तो जेनेटिक्स का बेस तैयार हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया पूरा का पूरा फिनिश। कैसा लगा चैप्टर कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।